नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम सीएम कौन में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि हमने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ऊपर एक विशेष कवरेज की थी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजनीतिक दलों का अतीत में क्या प्रदर्शन रहा है और उसके आधार पर यह जानने की कोशिश की कि दरअसल इस बार विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी को क्या कुछ हासिल हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड हालांकि वैसे तो बहुत ही छोटा सा हिल स्टेट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 5 सालों में वहां 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में भी गुटबाजी पिछले दिनों दिखाई पड़ी। हरीश रावत ने जिस तरीके से बगावत करने की कोशिश की, फिर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को दखल देने की कोशिश करनी पड़ी। तो ऐसे में दोनों खेमों में इस वक्त खासी हलचल है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे कार्तिकेय बत्रा से। कार्तिकेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल उत्तराखंड किन मायनों में खास है, विशेष है, इसकी डेमोग्राफी क्या है और कैसे ये उत्तर प्रदेश से दूसरे इलाकों से अलग दिखाई पड़ता है। पहले तो आशुतोष जी माफी चाहते हैं कि पिछले हफ्ते मेरी वजह से हम ये एपिसोड नहीं कर पाए, तो दर्शकों को एक हफ्ते की देरी के लिए मेरी 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 माफी, क्षमा चाहूंगा। तो कुल 13 जिले हैं उत्तराखंड में। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही निकला था 2000 के पहले दशक में। तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है आशुतोष जी, यहाँ पर इसको आप 2-3 तरीके से डिवाइड करके देख सकते हैं। एक डिवीजन है इसमें हिली वर्सेस प्लेन एरिया का, कि जो नॉर्थ में उत्तराखंड के हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। जैसे जैसे आप साउथ आते जाएंगे तो ये इलाका प्लेन होता जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि इन्हीं आधारों पर जो आर्थिक विकास है, कि उत्तराखंड का जो एक पर्पस था वो ये था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, तो उसकी वजह से जो यहाँ के पहाड़ी इलाके थे कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो रहे थे। तो इस वजह से ये मूवमेंट हुआ कि उत्तराखंड पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर आज आप आर्थिक आंकड़े देखें तो आप क्या देखते हैं कि जहां तो दक्षिण में हरिद्वार और शहीद उधम सिंह नगर जैसे जिले आर्थिक बिंदुओं पर अच्छा कर रहे हैं, वहीं नॉर्थ में उत्तरकाशी जैसे जिले जो कि पहाड़ी इलाकों में आते हैं, उनकी ग्रोथ अभी भी उतनी नहीं हुई है। तो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है, साथ ही साथ एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड भी है। जो हम आज चर्चा करेंगे, हम उत्तराखंड के ईस्टर्न पूर्वी इलाके के बारे में बात करेंगे। इसको कुमाऊं का इलाका बोलते हैं, और एक है पश्चिमी इलाका जो गढ़वाल का इलाका है। तो इसमें आपस में भी इनकी कहीं ना कहीं एक राइवलरी रहती है, रीजनल राइवलरी रहती है, जैसा कि हम कई और राज्यों में देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री किस इलाके से आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि कॉम्पोजिशन, जो बड़े डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पर जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी पोलराइजेशन का जो एक पॉलिटिक्स है, उसकी कुछ खास रेलेवेंस नहीं है। अगर आप कुछ जिलों में छोड़ दें, जैसे कि हरिद्वार, शहीद उधम सिंह नगर, जो ये दक्षिण में आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही हरिद्वार में एक विवादास्पद एक फंक्शन हुआ जहां पर कुछ ऐसी एंटी माइनॉरिटी बातें बोली गई। तो उसका एक रेलेवेंस ये है कि हरिद्वार सबसे ज्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज जिला है पूरे उत्तराखंड में। लेकिन अगर आप उन दोनों जिलों को छोड़ दें तो ये परसेंटेज 5, 7, 3 ऐसे आंकड़ों में आती। अब यही अगर हम जाति की बात कर लें तो फिर वही है कि मेन जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो अपर कास्ट मानी जाएगी। जो कास्ट टसल है वो ठाकुर ब्राह्मण का ज्यादा है, मतलब अप एंड डाउन के बीच में इतना नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट है यहाँ पे, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब मिला के 20 से 22% बनते हैं। ओबीसी का आंकड़ा अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, कोई 5% कहता है, कोई 10, कोई 15, लेकिन उत्तर प्रदेश जितना तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आंकड़ा 40% पे जाता है। और यही जो कि आपने, मुझे याद है पूर्वांचल के समय कहा था कि पूर्वांचल में जैसे ठाकुर और ब्राह्मण का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, पॉलिटिकल एक राइवलरी रहती है, तो यहां पर भी वही आप उस चीज को मानकर चले। और अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड कास्ट की, तो यहां पर एक समाज है शिल्पकार, और खासकर कुमाऊं इलाके में ये ज्यादा संख्या में। कुछ ऐसे इलाके भी हैं गढ़वाल में जहां पर जाटव समुदाय, हरिद्वार जिले में खासकर जहां पर बसपा अच्छा करती रही है,
जी पिछले कुछ चुनाव में। उसका कारण यह है कि वहां पर जाटव समुदाय है। लेकिन अगर दो मेन शेड्यूल्ड कास्ट के ढांचे, अगर हम दो समाज बोले, तो वो शिल्पकार और जाटव रहेंगे। तो काफी सारे फर्क है। साथ साथ एक ये भी है कि पिछले काफी समय में पहाड़ों से प्लेन इलाके में बहुत माइग्रेशन हुआ है। उस माइग्रेशन की वजह से जहां प्लेन्स के इलाके में जनसंख्या में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, कुछ ऐसे इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में जहां पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई कि वहां पर लोग छोड़कर प्लेन्स में आ रहे हैं। तो एक प्लेन्स वर्सेस माउंटेन, मैं इसको वर्सेस नहीं बोलूंगा, कि एक प्रायोरिटी को लेकर अगर आप बात करें तो हिल्स और प्लेन्स में यहाँ पर एक और हमें फर्क दिखता है, एक फॉल्ट लाइन दिखती है। बिल्कुल। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल उत्तराखंड में 60% के आसपास ब्राह्मण और ठाकुर की आबादी है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड अपर कास्ट डोमिनेटेड है। जैसा कभी कार्तिक ने बताया कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 45% ओबीसी, यानी सबसे ज्यादा आबादी वहां ओबीसी की है, और वहां पे जो अपर कास्ट डोमिनेशन है वो नहीं है। वहां तकरीबन 20% के आसपास ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य हैं। तो उस लिहाज से ये जो इलाका है ये बहुत ही डिफरेंट है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो फौजी, जो आर्मी पर्सनल वोटर के तौर पे तकरीबन 30% इनकी आबादी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ निभाते हैं। कार्तिक, ये जो अगर हम वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें कि 2012 में क्या प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तीन ही पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिनमें सत्ता का हस्तांतरण लगातार होता है और बीच बीच में बीएसपी को भी कुछ सीटें मिल जाती हैं। तो 2012 में क्या था और कैसे 2014 में स्थितियां बदल गई? तो अब हम कुमाऊं की बात कर रहे हैं आज। जी। अगले एपिसोड में हम गढ़वाल की बात करेंगे, आज हम कुमाऊं की बात करेंगे। तो कुमाऊं में कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, आशुतोष जी, असेंबली की। उसमें से 29 सीटें कुमाऊं इलाके में आती हैं। इसमें यह है कि कुमाऊं इलाका ऐसा इलाका है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बहुत बड़ा है। काफी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो बड़ी है साइज में। उसका कारण यह है कि वहां डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है। तो हालांकि इलाका बड़ा है पर सीटें उस हिसाब से इतनी नहीं। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, मैंने आपको कहा कि जो ईस्टर्न पार्ट है ये, तो यहां पर 2012 में, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड आपको दिखेगा कि कांग्रेस चाहे कितना भी अच्छा करे, कितना भी बुरा करे, सीटों के हिसाब से उनका वोट परसेंटेज, आशुतोष जी, 34-35% से कम नहीं जाता। हम देखेंगे, मैं आपको जब आंकड़े बताऊंगा कि जो भाजपा का गेन आया है वो कैसे सरासर साफ दिख रहा है, या तो अन्य के खाते से आया है या बसपा के खाते से आया है। तो हम 2012, 14, 17 और 19 का आकलन करेंगे। 12 में हम जानते हैं कि कांग्रेस जस्ट जीती थी, हालांकि मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पाई थी, लेकिन इंडिपेंडेंस और अन्य पार्टियों का सपोर्ट लेकर वो सत्ता में आ गई थी। विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उस समय कांग्रेस 34.4 और भाजपा 34.7, कोई फर्क नहीं है कुमाऊं एरिया में। कुमाऊं एरिया बसपा 13.6% और अन्य 17%। ये आंकड़ा 14 में आकर इतना पोलराइज हो जाता है कि कांग्रेस, जो कि अब भी 34 पर रहती है, भाजपा 56 पर छलांग लगाकर पहुंच जाती है, बसपा केवल 4 पर रुक जाती है और अन्य केवल 3%, 3.25%। सीटों में 12 में कांग्रेस 13, भाजपा 15, अन्य 1। ये 14 में आकर जो लीड्स में अगर मैं बताऊं तो कांग्रेस 2 और भाजपा 27। अब 17 में फिर क्या होता है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमें फिर दिखेगा आशुतोष जी, कैसे नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं। 17 में आकर बीजेपी का वोट प्रतिशत 10% से घट जाता है, 10% पॉइंट से वो 47 पे आ जाते हैं। कांग्रेस का उल्टा बढ़ जाता है। कांग्रेस का केवल 14 से नहीं 12 के बनिस्पत भी बढ़ जाता है कि इतना जो वोट है वो जो अन्य को जा रहा था, बसपा को जा रहा था, कहीं ना कहीं छिटक के कांग्रेस और भाजपा में बढ़ रहा है। लेकिन अब 14 के बनिस्पत 17 में आके, जो कि अब असेंबली इलेक्शन है, बसपा का वोट शेयर 4 से 7% बढ़ जाता है, अन्य का 3.25 से 10। ये फिर भी 12 के कंपैरिजन में कम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो एक नेशनल पोलराइजेशन 2014 में होती है वो 17 में फिर कम होती हुई दिखती है। हालांकि 12 जितनी कम नहीं है वो। और 19 में फिर आप देखिए भाजपा 62% पे पहुंच जाती है।
कांग्रेस अभी भी 33-34% की रेंज में है और 19 में आके सारी लीड्स जो हैं वो भाजपा को मिल जाती है। 29 की 29 लीड्स भाजपा ले जाती है। तो ये मोटा मोटा आकलन है जी। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को जरा एक्सप्लेन कर दूं कि जो बात कार्तिक कह रहे हैं। कार्तिक के कहने का मतलब यह कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 46.7% वोट मिलता है और वो सरकार बनाती है। कुमाऊं एरिया में उसको 23 सीटें मिलती हैं। लेकिन जब 2014 यानी इसके पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिला था, यानी 10% की गिरावट 2014 की तुलना में 2017 में होती है। और 2019 में जब फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो 2017 विधानसभा की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 16% बढ़ जाता है। इस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। ये जो लोकसभा के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं और वो दावेदार होते हैं या कैंडिडेट होते हैं, ऐसा लगता है कि जब वो कैंडिडेट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 10% और 16% की ग्रोथ अपने आप में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। तो ये मैंने चाहा कि हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन किया जाए। अब कार्तिक ये बताइए कि मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं। बिल्कुल। 17 एक ऐसा इलेक्शन था जो कई मायनों में अपने आप में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जबकि वो एक स्टेट इलेक्शन था। क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, नोटबंदी का इफेक्ट था, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस बीजेपी की हवा चल रही थी उसका इंपैक्ट उत्तराखंड में पड़ा होगा। आज हम देखें अगर जो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में जो लखीमपुर खीरी में हुआ, ये जो तराई का इलाका है ये कुमाऊं से ज्यादा करीब है, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अब दिखेगा। तो 17 में मैं आपकी बात को और वजन दे रहा हूं ये कहकर कि 10% गिरावट आई 14 से 17 के बीच में, तब जबकि 17 एक बहुत ही फेवरेबल चुनाव था बीजेपी के लिए उत्तराखंड में। अब क्योंकि 62 का बेस है 19 का, तो ये गिरावट 10% से ज्यादा भी हो सकती है। कारण साफ है, क्योंकि वो जो 3-4 कारण आपको मैंने बताए, सर्जिकल स्ट्राइक या ओआरओपी का भी उस समय मुद्दा चला था, तो ये फौजी वोट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में डिमोनेटाइजेशन और जो उत्तर प्रदेश में जो फैक्टर एक चल रहा था, और एक एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि आपको याद होगा कि 17 में कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री रहे थे उस टर्म में, 12 से 17 के बीच में। पहले विजय बहुगुणा, और फिर जो त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में उसके बाद उनके काम के चलते उनको हटाकर हरीश रावत जी को बनाया गया था जी। और 16 में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उत्तराखंड में कि एमएलए आ रहे थे, जा रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर्स आए, बीजेपी ने पूरी कोशिश की सरकार गिराने की। तो वो एक परफेक्ट स्टॉर्म था कांग्रेस के लिए, और एक बहुत फेवरेबल चुनाव बीजेपी के लिए बन गया, और कुछ उन्होंने अपने लिए बनाया भी, इसमें भी क्रेडिट देंगे। तो अब क्या स्थिति होगी, ये गिरावट 10% से ज्यादा भी हो सकती है। मैं इसमें आश्चर्य नहीं करूंगा अगर ऐसा होता है। बिल्कुल। एक चीज और अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दें, जो कार्तिक ने हमें डेटा दिए हैं, इस डेटा के आधार पर अगर आप देखें तो 2012 में अन्य के खाते में 17% वोट है, यानी 17% फ्लोटिंग वोटर था, जो 2017 में घटता तो है लेकिन सिर्फ 10% रहता है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ड्रास्टिकली ये कम हो जाता है, और 2014 में 2.7% और 2019 में 1.6%। यानी ये वो वोटर है, कम से कम 10% वोटर वो है जिसकी कोई लॉयल्टी बीजेपी को लेकर नहीं है, उसकी लॉयल्टी अगर कह सकते हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को लेकर है। तो अब 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी 34% के आसपास बैठी हुई है, उससे नीचे वो जा नहीं रही, चाहे भले ही कितनी बड़ी हवा हो। तो क्या कांग्रेस गेन करती हुई दिखाई पड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर पाएगी अपने आप को? आज तो सर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे शायद आप अग्री नहीं करेंगे, और इसीलिए मजा आता है ये शो करने में आपके साथ। जस्ट वन वर्ड, आम आदमी पार्टी। इस समय मुझे लगता है कि 5 राज्यों में अगर कांग्रेस सबसे ज्यादा, कहीं मुझे चांस लग रहा है उनका इलेक्शन जीतने का, अगर हम पंजाब को दूसरे नंबर पे मान ले तो वहां मुझे उत्तराखंड दिखता है। ये डिपेंड करेगा कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए चुनाव इज देयर्स टू बी लॉस्ट। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं। मैं 2017 के कुछ ऐसे पोल्स देख रहा था जिसमें बोला गया था मोस्ट फेवरेबल सीएम कैंडिडेट कौन है। आप मानेंगे नहीं कि 2017 में भी जब बीजेपी इतनी बड़ी मेजोरिटी लेकर आई, बाय द वे 17 की जो बीजेपी की मेजोरिटी थी वो आज तक की स्टेट के हिस्ट्री में सबसे बड़ी मेजोरिटी थी।
कि 70 में तकरीबन 60 सीटें वो ले आए थे, 55 से 60 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद है। उस समय भी सबसे फेमस एक जो सीएम फेस वो हरीश रावत जी का था। उत्तराखंड में आज भी कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत जी का है। ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के पास एक रेडीमेड फेस है। हम कहते हैं कि फेस की राजनीति चल रही है अगर, तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर वो फेस की राजनीति कांग्रेस को फेवर कर सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस उसको कैसे भुनाती है। अगर मुझे, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, अगर कांग्रेस इसको फेस वर्सेस फेस का चुनाव बना देगी तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी इफेक्ट घट सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही अंतरकलह चलती रहेगी कांग्रेस में, अगर ऐसे ही सिचुएशन हाथ ऊपर नीचे होती रहेगी, क्योंकि आप देखिए, मुझे याद नहीं आता इससे पहले कौन से भाजपा लीडर कांग्रेस में आए हो किस राज्य में। हमने यशपाल आर्या जी को देखा, और हमें आज भी पढ़ रहा था कोई एक ऐसे एक मंत्री है उत्तराखंड के, वो भी कहीं ना कहीं मूव करते हैं जी, वो मूव करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी सुन रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह चल रहा है। प्रीतम सिंह जी का अपना एक धड़ा है, हरीश रावत जी का अपना एक धड़ा है। जो डिफेक्शंस हो रही हैं उनको लेकर भी उनमें कहीं ना कहीं सहमति नहीं है, वो किसी को लाना चाह रहे हैं, वो किसी को पार्टी में लाना चाह रहे हैं। तो ये इलेक्शन और ये बात सी वोटर का सर्वे भी बताता है कि अगर कांग्रेस अपने कार्ड्स अच्छे से खेले, और अभी भी समय है मेरे ख्याल से, तो ये इलेक्शन कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी ने जो पिछले एक साल में 3 मुख्यमंत्री हमने देखे हैं, हालांकि जो अब पुष्कर सिंह धमी जी कर रहे हैं वो शायद जो उनके पिछले मुख्यमंत्री थे उनसे बेहतर ही कर रहे हैं, लेकिन स्टैचर में हरीश रावत बहुत आगे माने जाते। तो ये मेरा मानना है कि कांग्रेस जीत सकती है अगर वो अपने कार्ड्स अच्छे से खेले। बिल्कुल। तो ये हमने आज उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके की विवेचना की है। अगले हफ्ते हम करेंगे गढ़वाल इलाके का। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।